कुछ लोग जवाब लेकर जन्म लेते हैं और कुछ लोग जन्म लेते हैं सवाल बनकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू आवारा और आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यात्रा, जहां हर कहानी देती है एक नई सोच। आज की कहानी है उस व्यक्ति की जिसने भगवान से नहीं, भगवान के अस्तित्व से सवाल किया। जिसने कहा, अगर ईश्वर है तो इतना डर क्यों है। उस व्यक्ति का नाम था रजनीश ओशो। वो संत जिससे दुनिया तो मोहित थी, पर सरकारें डरी हुई थीं। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव कुचवाड़ा। घर में जन्मा एक ऐसा बच्चा जो चुप नहीं रहता था। हर बात पर सवाल करता था कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो इंसान इतना दुखी क्यों है। माँ उसे रोकती, पर वो मुस्कुराकर कहता, सवाल करना भी तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। उसी उम्र में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उसने मृत्यु को देखा। अपने दादा की लाश के पास घंटों बैठा रहा। कहा, अगर सब कुछ नश्वर है तो डरना किससे। यही था रजनीश का जन्म, एक सवाल की तरह जिसका जवाब खुद दुनिया नहीं दे पाई। स्कूल में शिक्षक उसे शरारती कहते थे, क्योंकि वो पढ़ता नहीं, सोचता था। क्लास में सवाल पूछता कि अगर भगवान ने सब बनाया तो उसने गलती से बुराई क्यों बनाई। और शिक्षक कहते, ये लड़का नास्तिक है। पर ओशो कहते, मैं नास्तिक नहीं, मैं खोज करता हूं। उनकी सोच अब साधारण नहीं रही। हर किताब, हर धार्मिक ग्रंथ में वो विरोधाभास खोज लेते, और जहां विरोधाभास होता वहां वो सवाल छोड़ जाते। समय बीता और वो कॉलेज पहुंचे। वहां भी वही जिज्ञासा, वही आग। दर्शन शास्त्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, पर ज्ञान को नहीं, प्रणाली को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें सोचने से रोक रही है। स्कूल सवालों को दबाता है, जवाब नहीं देता। ये वही वक्त था जब दुनिया युद्ध से जूझ रही थी और भारत नया राष्ट्र बन रहा था। लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे थे, पर एक युवक था जो कह रहा था, धर्म नहीं, जागरूकता चाहिए। उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो। उन्होंने कहा, पागल वही है जो भीड़ के साथ चलता है। मैं अकेला चलूंगा, लेकिन सच की दिशा में। वो भारत भर में घूमे, गांव, मंदिर, कॉलेज, संस्थान। कहीं लोग सुनते, कहीं लोग विरोध करते। उनकी बातों में बिजली थी। वो कहते, भगवान नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। धर्म नहीं चाहिए, चेतना चाहिए। धीरे धीरे उनकी बातें युवाओं के दिलों में उतरने लगीं। लोग कहते, ये बोलता है वो जो सबके मन में है, पर कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। ओशो अब विचार नहीं, आंदोलन बन चुके थे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा असली जन्म होगा। पर उनके शब्द अब सिर्फ सोच नहीं, खतरा बन चुके थे। धार्मिक संस्थाएं भड़क उठीं, सरकारें सतर्क हो गईं, क्योंकि ओशो सवाल पूछते थे, और सत्ता को सबसे ज्यादा डर सवालों से ही लगता है। लेकिन ओशो चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर सरकारें मुझसे डरती हैं तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। उनकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें ले जाएगी पुणे, फिर अमेरिका, फिर दुनिया भर तक, जहां वो सिर्फ संत नहीं, एक विद्रोही विचारक के रूप में याद किए जाएंगे। हर विचार जब सच्चा होता है तो वो आग बन जाता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे एक बच्चे का जन्म हुआ सवाल की तरह। आज बात करेंगे उस वक्त की जब उस सवाल ने आग का रूप ले लिया, जब रजनीश बन गए ओशो और उनके विचारों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल था 1970। भारत अभी अभी राजनीतिक उथल-पुथल से उबर रहा था। देश में बेरोजगारी, गरीबी और धर्म के नाम पर बंटवारा था, और इस शोर में एक आवाज उभरी, मनुष्य को फिर से आजाद होना होगा। वो आवाज थी ओशो की। उन्होंने पुणे में अपना आश्रम शुरू किया। नाम रखा गया श्री रजनीश ध्यान केंद्र। यहां सुबह ध्यान, दोपहर में संवाद और शाम को संगीत और मौन का संगम होता था। लोग कहते, ऐसा संत हमने नहीं देखा। ओशो कहते थे, ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, भीतर के शोर को सुनने की कला है। उनके प्रवचन में ना कोई धार्मिक ग्रंथ था, ना कोई पूजा की विधि, बस जागरूकता थी। उन्होंने कहा, मैं धर्म नहीं सिखा रहा, मैं जीवन सिखा रहा हूं।
लेकिन उनकी बातें जितनी सच्ची लगती थीं उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि वो सेक्स, प्रेम और आनंद जैसे विषयों पर खुलकर बोलते थे। मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु तो धर्म गुरुओं ने उन्हें पाखंडी संत कहा। टीवी और अखबारों में हेडलाइन बनी, रजनीश ने भारतीय संस्कृति को चुनौती दी। पर ओशो मुस्कुराए और बोले, मैं संस्कृति को नहीं, उसके पाखंड को चुनौती दे रहा हूं। लोग उन्हें गालियां देते थे, पर वो कहते, जिस दिन तुम सच्चाई बोलोगे उस दिन तुम्हारे खिलाफ पूरी भीड़ होगी। धीरे धीरे पुणे का ये आश्रम सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का केंद्र बन गया। अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लोग आने लगे। हजारों लोग सफेद वस्त्रों में, मौन में, ध्यान में डूबे हुए। कईयों के लिए ये शांति का मंदिर था और कईयों के लिए पाप की नगरी। सरकारें चुपचाप देख रही थीं। वो जानते थे ये आदमी किसी विचार को नहीं, पूरी व्यवस्था को बदलने की सोच रखता है। ओशो कहते थे, राजनीति भय पैदा करती है, धर्म अपराध बोध पैदा करता है, और मैं तुम्हें इन दोनों से आजाद कर रहा हूं। बस यहीं से डर की शुरुआत हुई। धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक ताकतें दोनों एक हो गईं, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो न किसी पार्टी का था न किसी मंदिर का। वो जनता से सीधे बात कर रहा था, और यही सबसे बड़ा खतरा था। कहा जाता है उन दिनों पुणे आश्रम में लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति महसूस करते थे। ओशो कहते थे, पापी और संत में फर्क सिर्फ जागरूकता का है। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? ओशो ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं खुद को ही खोज रहा हूं, और जब मैं खुद को पा लूंगा तो भगवान की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जितनी तेजी से ओशो का प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनका विरोध भी। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इस व्यक्ति की गतिविधियों की जांच करो। पुलिस छापे, मीडिया बदनाम करने की कोशिशें और तमाम धार्मिक संगठनों के विरोध प्रदर्शन। पर ओशो ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच बोलने की कीमत है बदनामी, तो मैं बार बार बदनाम होना पसंद करूंगा। अब ओशो के विचार भारत की सीमाएं पार कर चुके थे। अमेरिका से निमंत्रण आया, यहां आकर ध्यान और शांति का शहर बसाइए। 1979 में उन्होंने फैसला किया, पुणे छोड़कर अमेरिका जाना है, जहां वो नया प्रयोग करेंगे। एक ऐसा शहर जहां ना कोई धर्म होगा, ना राजनीति, सिर्फ अस्तित्व होगा। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है ओशो की सबसे बड़ी यात्रा। भारत की मिट्टी से निकलकर अमेरिका की धरती तक। वो यात्रा जहां एक संत एक शहर बसाता है और सरकारें फिर से उससे डरने लगती हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे ओशो ने अमेरिका में बनाया राजनीशपुरम, एक ऐसा शहर जो सत्ता की नींद उड़ा देगा। हर विचार जब सच्चा होता है तो वो आग बन जाता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे एक बच्चे का जन्म हुआ सवाल की तरह। आज बात करेंगे उस वक्त की जब उस सवाल ने आग का रूप ले लिया, जब रजनीश बन गए ओशो और उनके विचारों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल था 1970। भारत अभी अभी राजनीतिक उथल-पुथल से उबर रहा था। देश में बेरोजगारी, गरीबी और धर्म के नाम पर बंटवारा था, और इस शोर में एक आवाज उभरी, मनुष्य को फिर से आजाद होना होगा। वो आवाज थी ओशो की। उन्होंने पुणे में अपना आश्रम शुरू किया। नाम रखा गया श्री रजनीश ध्यान केंद्र। यहां सुबह ध्यान, दोपहर में संवाद और शाम को संगीत और मौन का संगम होता था। लोग कहते, ऐसा संत हमने नहीं देखा। ओशो कहते थे, ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, भीतर के शोर को सुनने की कला है। उनके प्रवचन में ना कोई धार्मिक ग्रंथ था, ना कोई पूजा की विधि, बस जागरूकता थी। उन्होंने कहा, मैं धर्म नहीं सिखा रहा, मैं जीवन सिखा रहा हूं। लेकिन उनकी बातें जितनी सच्ची लगती थीं, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि वो सेक्स, प्रेम और आनंद जैसे विषयों पर खुलकर बोलते थे। मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु तो धर्म गुरुओं ने उन्हें पाखंडी संत कहा। टीवी और अखबारों में हेडलाइन बनी, रजनीश ने भारतीय संस्कृति को चुनौती दी। पर ओशो मुस्कुराए और बोले, मैं संस्कृति को नहीं, उसके पाखंड को चुनौती दे रहा हूं। लोग उन्हें गालियां देते थे, पर वो कहते, जिस दिन तुम सच्चाई बोलोगे उस दिन तुम्हारे खिलाफ पूरी भीड़ होगी। धीरे धीरे पुणे का ये आश्रम सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का केंद्र बन गया।
अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लोग आने लगे। हजारों लोग सफ़ेद वस्त्रों में, मौन में, ध्यान में डूबे हुए। कईयों के लिए ये शांति का मंदिर था और कईयों के लिए पाप की नगरी। सरकारें चुपचाप देख रही थीं। वो जानते थे ये आदमी किसी विचार को नहीं, पूरी व्यवस्था को बदलने की सोच रखता है। ओशो कहते थे, राजनीति भय पैदा करती है, धर्म अपराध बोध पैदा करता है, और मैं तुम्हें इन दोनों से आज़ाद कर रहा हूं। बस यहीं से डर की शुरुआत हुई। धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक ताकतें दोनों एक हो गईं, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो न किसी पार्टी का था न किसी मंदिर का। वो जनता से सीधे बात कर रहा था, और यही सबसे बड़ा खतरा था। कहा जाता है उन दिनों पुणे आश्रम में लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति महसूस करते थे। ओशो कहते थे, पापी और संत में फर्क सिर्फ जागरूकता का है। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? ओशो ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं खुद को ही खोज रहा हूं, और जब मैं खुद को पा लूंगा तो भगवान की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जितनी तेजी से ओशो का प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनका विरोध भी। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इस व्यक्ति की गतिविधियों की जांच करो। पुलिस छापे, मीडिया बदनाम करने की कोशिशें और तमाम धार्मिक संगठनों के विरोध प्रदर्शन। पर ओशो ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच बोलने की कीमत है बदनामी, तो मैं बार बार बदनाम होना पसंद करूंगा। अब ओशो के विचार भारत की सीमाएं पार कर चुके थे। अमेरिका से निमंत्रण आया, यहां आकर ध्यान और शांति का शहर बसाइए। 1979 में उन्होंने फैसला किया, पुणे छोड़कर अमेरिका जाना है, जहां वो नया प्रयोग करेंगे। एक ऐसा शहर जहां ना कोई धर्म होगा, ना राजनीति, सिर्फ अस्तित्व होगा। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है ओशो की सबसे बड़ी यात्रा। भारत की मिट्टी से निकलकर अमेरिका की धरती तक। वो यात्रा जहां एक संत एक शहर बसाता है और सरकारें फिर से उससे डरने लगती हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे ओशो ने अमेरिका में बनाया राजनीशपुरम, एक ऐसा शहर जो सत्ता की नींद उड़ा देगा। जब एक विचार बहुत बड़ा हो जाता है तो दुनिया उसे कुचलने लगती है। जहां हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, उसके पीछे छिपी सच्चाई भी उजागर करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे ओशो ने पुणे से शुरू की एक विचार क्रांति। आज की कहानी उस दौर की है जब ओशो भारत से निकलकर पहुंचे अमेरिका और वहां बसाया एक ऐसा शहर जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार कांप उठी। साल था 1981। ओशो अमेरिका पहुंचे अपने अनुयायियों के साथ। लक्ष्य था एक ऐसा स्थान बनाना जहां मनुष्य बिना किसी धर्म, राजनीति या जाति के जी सके। ओरेगन राज्य के एक वीरान इलाके में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। वहां शुरू हुआ निर्माण, एक पूरा शहर। नाम रखा गया राजनीशपुरम। ये शहर अनोखा था। सड़कें लाल मिट्टी की, घर लकड़ी के, हर सुबह ध्यान, हर शाम संगीत। दुनिया के हर कोने से लोग वहां आने लगे। डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता, व्यापारी, सभी ने गेरुआ वस्त्र पहने और ओशो को भगवान कहा। लोग कहते, ये पृथ्वी पर पहली बार ऐसा शहर है जहां धर्म और प्रेम साथ रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ओशो का शहर बढ़ने लगा, वैसे ही शुरू हुआ डर। सरकारों, चर्चों और अमेरिकी मीडिया में, क्योंकि राजनीशपुरम अब एक संत का शहर नहीं, एक विचार की ताकत बन चुका था। लोग कहते थे, अगर ये आदमी लोगों को सोचना सिखा देगा, तो नेता किस पर राज करेंगे? अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। सरकार को लगा, ये भारतीय गुरु अपने अनुयायियों के साथ धार्मिक नहीं, राजनीतिक शक्ति बना रहा है। मीडिया ने इसे कहा कल्ट सिटी। FBI ने जांच शुरू की। विरोधी संगठनों ने डर फैलाया। ओशो हथियार जमा कर रहे हैं, वो अमेरिकी समाज के लिए खतरा हैं। वास्तविकता क्या थी? ओशो सिर्फ ध्यान सिखा रहे थे, लेकिन सत्ता को डर था। शांत मन सबसे बड़ा विद्रोही होता है। राजनीशपुरम के अंदर हर व्यक्ति अपने काम में लगा था। वहां कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। लोगों ने खुद खेत जोते, स्कूल बनाए,
अस्पताल खोले। ओशो कहते थे, राजनीति झूठ पर टिकी है और मैं लोगों को सत्य की राह पर ले जा रहा हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। 1984 आते आते साजिशें गहरी हो गईं। कुछ ओशो विरोधी तत्वों ने खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग की अफवाह फैलाई। कहा गया कि उनके अनुयायियों ने स्थानीय लोगों को जहर दिया ताकि चुनाव प्रभावित हो सकें। ये आरोप बिना सबूत के थे, पर मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। FBI ने ओशो और उनके संगठन पर छापे डाले। शहर का संत अब अमेरिका की जेल में है, यही सुर्खियां बनी। ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कई महीनों तक पूछताछ, दवाइयों से जहरीला व्यवहार और मीडिया ट्रायल, जिसे स्पिरिचुअल असैसिनेशन कहा गया। अंत में ओशो को अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। उनकी वापसी की फ्लाइट में उनके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, मैंने कुछ नहीं खोया, सिर्फ दुनिया ने एक मौका खो दिया। 1985 में राजनीशपुरम को बंद कर दिया गया। वो शहर जो प्रेम से बना था, राजनीति ने उसे मिटा दिया। लेकिन मिटा नहीं सकी ओशो की सोच, क्योंकि अब उनके विचार हवा में थे और हवा को कोई कैद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, राजनीशपुरम एक शहर नहीं था, वो मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रतीक था। ओशो का अपराध सिर्फ इतना था, उन्होंने इंसान को डर से मुक्त करना चाहा, और इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा डरती है उस इंसान से जो डरता नहीं। जब एक विचार बहुत बड़ा हो जाता है तो दुनिया उसे कुचलने लगती है। जहां हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, उसके पीछे छिपी सच्चाई भी उजागर करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे ओशो ने पुणे से शुरू की एक विचार क्रांति। आज की कहानी उस दौर की है जब ओशो भारत से निकलकर पहुंचे अमेरिका और वहां बसाया एक ऐसा शहर जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार कांप उठी। साल था 1981। ओशो अमेरिका पहुंचे अपने अनुयायियों के साथ। लक्ष्य था एक ऐसा स्थान बनाना जहां मनुष्य बिना किसी धर्म, राजनीति या जाति के जी सके। ओरेगन राज्य के एक वीरान इलाके में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। वहां शुरू हुआ निर्माण, एक पूरा शहर। नाम रखा गया राजनीशपुरम। ये शहर अनोखा था। सड़कें लाल मिट्टी की, घर लकड़ी के, हर सुबह ध्यान, हर शाम संगीत। दुनिया के हर कोने से लोग वहां आने लगे। डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता, व्यापारी, सभी ने गेरुआ वस्त्र पहने और ओशो को भगवान कहा। लोग कहते, ये पृथ्वी पर पहली बार ऐसा शहर है जहां धर्म और प्रेम साथ रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ओशो का शहर बढ़ने लगा, वैसे ही शुरू हुआ डर, सरकारों, चर्चों और अमेरिकी मीडिया में, क्योंकि राजनीशपुरम अब एक संत का शहर नहीं, एक विचार की ताकत बन चुका था। लोग कहते थे, अगर ये आदमी लोगों को सोचना सिखा देगा, तो नेता किस पर राज करेंगे? अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। सरकार को लगा, ये भारतीय गुरु अपने अनुयायियों के साथ धार्मिक नहीं, राजनीतिक शक्ति बना रहा है। मीडिया ने इसे कहा कल्ट सिटी। FBI ने जांच शुरू की। विरोधी संगठनों ने डर फैलाया। ओशो हथियार जमा कर रहे हैं, वो अमेरिकी समाज के लिए खतरा हैं। वास्तविकता क्या थी? ओशो सिर्फ ध्यान सिखा रहे थे, लेकिन सत्ता को डर था। शांत मन सबसे बड़ा विद्रोही होता है। राजनीशपुरम के अंदर हर व्यक्ति अपने काम में लगा था। वहां कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। लोगों ने खुद खेत जोते, स्कूल बनाए, अस्पताल खोले। ओशो कहते थे, राजनीति झूठ पर टिकी है और मैं लोगों को सत्य की राह पर ले जा रहा हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। 1984 आते आते साजिशें गहरी हो गईं। कुछ ओशो विरोधी तत्वों ने खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग की अफवाह फैलाई। कहा गया कि उनके अनुयायियों ने स्थानीय लोगों को जहर दिया ताकि चुनाव प्रभावित हो सकें। ये आरोप बिना सबूत के थे, पर मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। FBI ने ओशो और उनके संगठन पर छापे डाले।
शहर का संत अब अमेरिका की जेल में है, यही सुर्खियां बनी। ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कई महीनों तक पूछताछ, दवाइयों से जहरीला व्यवहार और मीडिया ट्रायल, जिसे स्पिरिचुअल असैसिनेशन कहा गया। अंत में ओशो को अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। उनकी वापसी की फ्लाइट में उनके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, मैंने कुछ नहीं खोया, सिर्फ दुनिया ने एक मौका खो दिया। 1985 में राजनीशपुरम को बंद कर दिया गया। वो शहर जो प्रेम से बना था, राजनीति ने उसे मिटा दिया। लेकिन मिटा नहीं सकी ओशो की सोच, क्योंकि अब उनके विचार हवा में थे और हवा को कोई कैद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, राजनीशपुरम एक शहर नहीं था, वो मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रतीक था। ओशो का अपराध सिर्फ इतना था, उन्होंने इंसान को डर से मुक्त करना चाहा, और इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा डरती है उस इंसान से जो डरता नहीं। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब वो खुद को पा लेता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे ओशो ने अमेरिका में बसाया राजनीशपुरम और कैसे सत्ता ने उसे मिटा दिया। लेकिन क्या ओशो टूट गए? नहीं, अब वो शब्दों से नहीं, मौन से बोलने वाले ओशो बनने वाले थे। 1985 अमेरिकी जेलों से निकलने के बाद ओशो को देश देश भटकाया गया। 21 देशों ने उन्हें अपने यहां उतरने नहीं दिया। कहीं हवाई अड्डे पर रोक दिया गया तो कहीं जहाज से वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने किसी का अपराध नहीं किया, बस मनुष्य को स्वतंत्र सोचने की कला सिखाई है। अंततः महीनों की यातना के बाद ओशो लौटे भारत। पर इस बार वो वही रजनीश नहीं थे, अब वो ओशो बन चुके थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने कहा, भगवान मेरा नाम नहीं था, वो तो दूसरों की गलतफहमी थी। अब मैं हूं सिर्फ ओशो। ओशो एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है ओशियानिक एक्सपीरियंस, वो जो अस्तित्व की गहराई में विलीन हो चुका है। उन्होंने पुणे में फिर से अपना आश्रम खोला, पर अब वहां शोर नहीं, मौन था। अब वो कम बोलते, ज्यादा मुस्कुराते। कभी कहते, मैं अब उपदेश नहीं देता, मैं बस मौन की सुगंध बांटता हूं। उनका ध्यान अब एक आंदोलन बन चुका था। हर शाम व्हाइट रॉब मेडिटेशन होती, जहां सैकड़ों लोग सफेद वस्त्रों में संगीत, मौन और आनंद में खो जाते। ओशो कहते, ध्यान किसी धर्म की संपत्ति नहीं, यह अस्तित्व का स्वभाव है। वो अब किसी संस्था या राजनीति के खिलाफ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जिस दुनिया को बदलना है वो बाहर नहीं, भीतर है। पर सरकारें अब भी बेचैन थीं। अमेरिका से लौटे इस आदमी को अब भारत की व्यवस्था एक रहस्य की तरह देख रही थी। कई एजेंसियां उनके पीछे लगीं, उनकी किताबें बैन करने की मांग उठी। पर ओशो मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, जो मुझे रोकना चाहता है वो मुझे समझा नहीं, क्योंकि मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूं, और विचार को कैद नहीं किया जा सकता। ओशो ने अपने अंतिम वर्षों में कुछ सबसे गहरे वचन कहे। मैं किसी धर्म का नहीं, मैं किसी देश का नहीं, मैं केवल प्रेम का हूं। उन्होंने कहा, जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक नृत्य है। जो नाचना नहीं जानता वो जीना नहीं जानता। समय बीतता गया। ओशो का शरीर अब कमजोर होने लगा था, पर उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। 1989 में उन्होंने कहा, अब मैं धीरे धीरे मौन में उतर रहा हूं। और 19 जनवरी 1990 की सुबह पुणे आश्रम में ओशो ने अंतिम सांस ली। उनके कमरे के बाहर लिखा गया, ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया है, पर वो कहीं नहीं गए। आज भी वो कुर्सी खाली रखी जाती है जहां वो हर शाम बैठते थे। कहा जाता है, ध्यान करते लोग उस जगह पर अजीब सी शांति महसूस करते हैं, क्योंकि ओशो की मौजूदगी अब शब्दों में नहीं, वातावरण में है। संत मरते नहीं, उनके शब्द पीढ़ियों में जिंदा रहते हैं। आज हम उस अंतिम अध्याय में हैं जहां ओशो अब शरीर में नहीं, बल्कि हर उस दिमाग में है जो सोचने की हिम्मत रखता है। 1990 के बाद भी ओशो मरे नहीं। पुणे का उनका आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट बन चुका है। हर दिन हजारों लोग आते हैं, भारत से, अमेरिका से, जापान, रूस और अफ्रीका से भी। कोई ध्यान करता है,
कोई सिर्फ उस ऊर्जा को महसूस करने आता है जो आज भी उस जगह में गूंजती है। वो कुर्सी जहां ओशो बैठते थे अब भी खाली रखी जाती है और लिखा है, ओशो कहीं नहीं गए, बस अदृश्य हो गए हैं। पर मौत के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं ओशो एक ठग थे, कुछ कहते हैं वो आधुनिक बुद्ध थे। पर सच्चाई ये है, ओशो किसी एक खांचे में समा ही नहीं सकते। वो ना संत थे ना राजनीतिज्ञ, वो एक चिंतनशील विस्फोट थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सवाल करने की क्षमता दूंगा। आज ओशो की किताबें दुनिया की 60 से ज्यादा भाषाओं में छपती हैं। उनके विचारों पर हजारों पॉडकास्ट, लाखों वीडियोज और कोट सोशल मीडिया पर हैं। हर पीढ़ी, हर देश में कोई ना कोई ओशो के शब्दों से जाग रहा है। उनकी किताबों के टाइटल ही एक झटका हैं। फियर, द प्रिजन ऑफ द माइंड; लव, फ्रीडम एंड अलोननेस; रिबेल, द बुक ऑफ सीक्रेट्स। वो अब किताब नहीं, आंदोलन बन चुके हैं। लेकिन ओशो के विचार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, वो राजनीति की जड़ को भी हिला देते थे। उन्होंने कहा था, राजनीति लोगों को मूर्ख बनाए रखती है, मैं उन्हें बुद्धिमान बनाना चाहता हूं, इसलिए सरकारें मुझसे डरती हैं। वो कहते थे, डर पैदा करना ही सत्ता का पहला हथियार है और मैं डर को समाप्त कर रहा हूं। यही कारण था कि दुनिया भर की सरकारें उन्हें खतरा मानती थी, क्योंकि अगर लोग सोचने लग जाएं तो किसी राजा की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जहां सत्ता को डर लगा, वहीं जनता ने उन्हें अपनाया। आज की युवा पीढ़ी ओशो को फ्री थिंकर और स्पिरिचुअल रिबेल कहती है। उनका नाम अब गुरु नहीं, ग्लोबल थॉट लीडर के रूप में लिया जाता है। उनकी आवाज आज भी यही कहती है, जियो जैसे यही आखिरी क्षण है, सोचो जैसे कभी कोई डर ना रहा हो, और प्यार करो जैसे कोई पाप ना हो। पुणे के उस आश्रम में जब रात गिरती है तो हवा में एक अजीब सी शांति होती है। कई ध्यान करने वाले कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ओशो अब भी यही हैं। और शायद वो सच है, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। तो दोस्तों, ये थी सीरीज का आखिरी अध्याय। सरकारें डरती रहीं, लोग जागते रहे। ओशो चले गए, पर सवाल छोड़ गए। क्या हम वाकई आजाद हैं, या अब भी किसी अदृश्य व्यवस्था के कैदी हैं? उन्होंने कहा था, मेरा संदेश सरल है, खुद को जानो, बाकी सब मिट जाएगा। और शायद यही वो बात थी जो सरकारों को सबसे ज्यादा डराती थी। मैं हूं पप्पू आवारा और ये थी सीरीज ओशो, वो संत जिससे सरकारें डरती थीं। अगर आपको ये ज्ञान की यात्रा पसंद आई हो तो इसे सोचने वाले लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यहां ज्ञान लोक यात्रा में हर कहानी देती है एक नई सोच। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।